हेलो। हाँ स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेज 1 से स्टेज 1 पहला क्वेश्चन ही देखिए जी। स्टेज 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। हिंदी मीडियम में है तो देखेंगे पहले का आंसर। पहले का आंसर है कि एक बच्चा अपने हाथ में पानी की बाल्टी तथा दूसरे हाथ में प्लास्टिक का टुकड़ा लिए हुए, प्लास्टिक के टुकड़े को बाल्टी में डालने पर जिसमें यह तैरता है। एक बच्चा अपने हाथ में पानी की बाल्टी और दूसरे हाथ में प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिए हुए है। प्लास्टिक के टुकड़े को बाल्टी में डालने पर बच्चा उठता है। कितना उठता है? पहले जितने भार के बराबर ही होगा। देखो भाई, अपने हाथ में पानी की बाल्टी और दूसरे हाथ में प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिए हुए है। प्लास्टिक के टुकड़े को भाई एक यहां पे आपके भार, एक आप पे यहां पे भार है, दोनों को इकट्ठा कर दो, सेम ही रहेगा, परिवर्तन थोड़ी आ जाएगा। ये दोनों हाथों में एक एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक साथ इकट्ठा कर दो, कोई परिवर्तन थोड़ी आ जाएगा। ठीक है जी, पहला आंसर ही होना चाहिए, पहले जितने ही हो जाएगा जी। देखो स्टेज 1 पहले का पहला आंसर बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जल से भरा हुआ बीकर साधारण तुला में पलड़े पर संतुलन में जल से भरा हुआ बीकर है। ये स्टार्टिंग वाले तो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है। जल से भरा हुआ कोई बीकर है, ठीक है। साधारण तुला में पलड़े संतुलन में है। विशिष्ट गुरुत्व 1 और 5 द्रव्यमान का एक ठोस तुला की भुजा में इस प्रकार बांधा जाता है कि बीकर में भरे जल में डूब जाए। बीकर सहित पलड़े पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा जी। वो पहले संतुलन में है, बाद में आप दोनों तरफ मिला रहे, उसमें कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। दूसरे का आंसर भी 3 है, अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, ये इस टाइप के सवाल हैं, ये करवाने के हैं। तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल पढ़ो। तीसरा सवाल है वो थोड़ा सा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। द्रव में किसी सैंपल का वायु में भार 210, जल में 140, अज्ञात द्रव में 120 है, तब धातु का घनत्व निकालना है। भी एक वस्तु है, धातु है, वस्तु क्या बताओ? धातु है, उसका द्रव्यमान कितना लूं मैं? m लूं। वस्तु का द्रव्यमान m लूं, और द्रव्यमान को मैं क्या बोल सकता हूं? घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान को मैं घनत्व गुणा आयतन बोल दूं। किसका घनत्व? वस्तु का घनत्व गुणा में वस्तु का आयतन ले लिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? धातु के सैंपल का वायु में भार 210। भाई वायु में तो उसका वास्तविक भार होगा। भार वायु में, भार की जगह क्या लगाएंगे? mg, और m की जगह क्या लें? और इसकी वैल्यू कितनी आई है बताओ? 210 ग्राम। ठीक है, जल में 140 ग्राम, तो जल में क्या लगेगा बताओ? जल में भाई जब आप उसको जल में डुबोगे वस्तु को, तो जल में जब वस्तु डूबेगी तो नीचे mg है और ऊपर कौन सा बल लगेगा? ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। तो भार कितना आया? mg माइनस उत्प्लावन बल, और कितना दिया हुआ है ये? 140 ग्राम। mg की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 210। उत्प्लावन बल क्या लगाता है? तरल, रो gv इक्वल टू 140। हमें किसका घनत्व निकालना था? 140 से, तो 140 जल में 140 और अज्ञात में 120।
यहां पे तरल कौन सा है? पहले पानी है, वाटर। वाटर का कितना लेते हैं? 1 लेते हैं जी, ठीक है। 210 1 जीवी 140, ठीक है। तो यहां से आपके पास जीवी की वैल्यू आएगी। बाद में किसने पूछा द्रव में 120 है, कोई अन्य द्रव है, कोई अन्य द्रव है जी, mg माइनस रो जीवी, उसमें 110 है। तो आपको क्या बताना है जी? धातु का घनत्व, धातु का घनत्व बताना है जी। धातु का आपको घनत्व निकालना है। mg कितना जी? 210। उस तरल का घनत्व हमें नहीं पता, जीवी 110 है। तो यहां से आप वस्तु का घनत्व आपको निकालना था, वस्तु का द्रव्यमान भी तो नहीं पता है ना जी। अज्ञात दरों में तो धातु का घनत्व बताना है। धातु का घनत्व कब आ सकता है? जब आपके पास m आ जाए, तभी तो आ सकता है, बिल्कुल। वायु में भार इतना था 210, तो यहां से पहले तो आप इससे देखो क्या आएगा। वस्तु का घनत्व Vg बराबर 210, रो Vg की जगह मैं 10 बोलूं तो 210, 1 0 से 1 0 कट गया। वस्तु का घनत्व, बॉडी का घनत्व क्या आएगा? 21 बटे में V लाना पड़ेगा आपको यहां पर। तो वो तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, यहां से ही कर दे सकते थे हम डायरेक्ट। देखो कैसे करते, इस समीकरण के हमें यहां से भी तो V निकाल सकते थे, ये GV तो है। तो यहां से आप क्या करते? 210 माइनस पानी का 1 हो गया, G की जगह 10 ले लूं, इंटू V 140। 10V बराबर 210 माइनस 140, 0 7 10V, V बराबर 7 आ गया जी। V बराबर 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर दो तो 3 आ गया जी। कितना आया बताओ? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई जो आप पूछ सकते हैं जी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बीच बीच में से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नंबर वाइज तो काफी क्वेश्चन हैं हमारे पास करने के। जो जो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूं जी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि एक खुले पात्र में पानी भरा है जिसका नियत आवरण ए क्षैतिज दिशा में जा रहा है, जो मुक्त तल से क्षैतिज दिशा ढाल थीटा बना रहा है। एक पात्र है जी, एक पात्र में तरल भरा हुआ है, ठीक है। एक पात्र में तरल भरा हुआ है, जो क्या कर रहा है? पात्र में तरल भरा हुआ है जो क्षैतिज दिशा में किसी त्वरण से जा रहा है जी, ठीक है जी। क्षैतिज दिशा में किसी त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में नियत त्वरण ए से दिया जाता है। पानी का मुक्त तल क्षैतिज से कितनी ढाल पर बनाएगा? पानी का जो मुक्त तल है वो क्षैतिज से, भाई जैसे आप अभी तक तो ये रेस्ट में, जैसे ही आप इसको त्वरण दोगे तो क्या होगा बताओ? जैसे ही आप इसको त्वरण दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा जी, हो जाएगा कि नहीं बताओ? आपने इसको आगे त्वरण दिया तो ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई। तो ये देखो ये लाइन बनी जी, ये लाइन बनी, ये कोई कोण बना यहां पर कोई कोण बना, थीटा बना कि नहीं बताओ? थीटा बना। तो बस अब आपको वैल्यू ले लेनी है जी। किसके द्वारा बनाया गया कोण? क्षैतिज के द्वारा बनाया गया कोण। इधर इस बिंदु पर मान लेता हूं मैं m द्रव्यमान है, अगर मैं यहां पर मानूं तो यहां पीछे बल कौन सा लगेगा? ma, और नीचे बल कौन सा लगेगा? mg। बस
तो आप इसको घटक ले लीजिए। भाई ये थीटा है, ये थीटा है, तो आपको ये थीटा, इसके अगर लंब डालूं, क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण देखूं, मान लेते मैं ये कोण देखना चाह रहा हूं, परिमाणी इधर आ रहा है, ठीक है, एम इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, तो देख लीजिए परिमाणी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा जी, देखो यहां से टेंजेंट थीटा क्या होगा, इसके सामने एम ए और इधर क्या है जी, एम जी, तो ये क्या हो गया बताओ, एम ए बाई एम जी, ठीक है जी। अब इसको ऐसे देखो जी, क्योंकि मैं इसको ऐसे समझाता हूं, देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये वापस क्या हो गया जी थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये लंब डाला मैंने यहां पर, तो यहां पर ये वाला भाग, अब इसमें ये वाला भाग एम ए है और ये वाला भाग एम जी है और ये थीटा है, तो ये हो गया जी लंब और ये हो गया आधार। लंब क्या हुआ, एम ए, आधार एम जी, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स ए बाई जी। पहला आंसर होना चाहिए 17 का, देखना 17 क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख लीजिए, 17 का पहला ही आंसर है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे बर्नौली पर में इनके कुछ सवाल करवा देता हूं मैं, जैसे 25 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अगली क्लास में हमें पृष्ठीय तनाव स्टार्ट करना पड़ेगा, आज की क्लास में डिस्कशन है जितना भी कर पाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एच ऊंचाई का एक भरे टैंक को आधार पर लगे छिद्र द्वारा खाली किया जाता है, तो पानी का स्तर एच से h/2 में h/2 से शून्य होने में लगे समय का अनुपात, बस कॉमन क्वेश्चन है। ये देखो क्या करते हैं जी, एच ऊंचाई के भरे टैंकर के कहां छिद्र, आधार पे लगे छिद्र में खाली करते हैं, यहां पर छेद खाली कर दिया जी, इस बिंदु पर खाली कर दिया, ठीक है, तो ये खाली हो रहा है, मान लेते कुल ऊंचाई h है, कुल ऊंचाई क्या है बताओ h, और ये ऊंचाई कितनी है बताओ h/2। तो पहला पार्ट क्या था, h ऊंचाई तक भरे टैंक आधार लगे छिद्र खाली किया जाता है, तो पानी के स्तर h से h/2, मैं कह रहा हूं h से h/2, पहले तो h से h/2 होगा, फिर h/2 से शून्य होगा, ठीक है, h से h/2 होने में लगा समय, होने में लगा समय, ठीक है, h से h/2 होने में कितना समय लग रहा है, मैं पहले वो बात देखना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो देखो तो समय का फार्मूला क्या था भाई, ये खाली हो रहा है h से h/2, यहां से यहां तक, फिर मैं ले रहा हूं यहां से यहां तक, ये दोनों भाग लेने पड़ रहे हैं हमें, और दोनों समय का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अगर मैं कहूं टैंक यहां तक खाली है, भाई जब तल में छेद किया जाता था तो समय कितना लगता है, देखो खाली होने में लगा समय, जैसे मान लेते हैं h ऊंचाई तक भर रखा है, तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा, √2h/g लगेगा, लगेगा कि नहीं बताओ, ठीक है, क्योंकि ये h से कहां पर जा रहा है, h से शून्य पर आ रहा है, मतलब पूरा खाली हो रहा है पूरा टैंक। इसका फार्मूला आपको देखो पहले एग्जांपल में था, मैंने आपको बताया भी था, एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल था, मैं बताऊं आपको, हाँ ये देखो, ये दिया गया वहां पर, परास से तीज परास आ गया, व्यंजक निकाल दिया हमने, उत्पत्ति हो गई, और टोर्सली का परिमेय आ गया, एच से, ये देखो ये था ना, ये फार्मूला था हमारा जो उड्डयन काल का फार्मूला था, उड्डयन काल का हमारा क्या फार्मूला था,
उसी फार्मूले से ही, क्योंकि वहां पर एच से एच तक आ रहा था, खाली होना में समय लग रहा था, तो उसका वुडन काल था। पहले हो रहा है, पहले तो लेना है जी एच से माइनस एच बाई टू, और दूसरी बार क्या लेना है, ये पहला समय हो गया 2 रूट अंडर एच माइनस एच बाई टू अपॉन जी, ये पहला समय हो गया T1, और h बाई टू से 0 तक जाना है तो ये T2 आ जाएगा जी, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2 h बाई जी, h बाई टू माइनस 0 अपॉन जी। ठीक है जी, ये तो था वुडन काल। वुडन काल के रूप में ये फार्मूला था, और हमें दोनों का अनुपात निकालना है जी, हमें अनुपात ज्ञात करना है, दोनों में अनुपात कितना लग रहा है। तो देखो यहां पर छेद किया है, पहली स्थिति है आपको यहां तक आना है, दूसरी स्थिति आपको यहां से यहां तक आना है, तो वेग तो अलग अलग रहेगा, पहले आधे भाग में वेग अलग रहेगा और दूसरे आधे भाग में वेग अलग रहेगा जी। वेग अलग अलग रहेगा तो समय भी अलग अलग ही आएगा, समय एक समान नहीं हो सकता। तो अब वेग से आप समय निकाल सकते हो जी। मैं आपको यहां पर वेग बताऊं, अगर पहले मैं वेग बताता हूं, देखो इसको पूरा डिटेल से हम फार्मूला प्रूफ करते हैं इसका। पहले जी h से h बाई टू होने में लगा समय, तो हमें निकालना है, मान लिया समय T1 है, समय तो हम T1 ले लेंगे। अब समय से पहले आपको सबसे बड़ी बात आती है कि जी आपको वेग निकालना है, h से h बाई टू तक वेग वैसे तो हर टाइम बदल रहा है जी। मान लेते हैं हम यहां तक काम कर रहे हैं, छेद आपने यहां पर किया है, तो वेग कितना होगा, वेग होगा रूट अंडर, पूरी ऊंचाई तक लेते हैं, रूट अंडर 2gh, यही तो होगा वेग। मैं आपको पूछ ले, जब यहां तक भरा हुआ है तो पहले भाग में वेग ये होगा। दूसरी स्थिति में अगर मैं देखूं तो दूसरी स्थिति में तो h बाई टू हो गया, तो दूसरी स्थिति में वेग की जगह हम क्या ले लेंगे, रूट अंडर 2gh है। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लगाते हैं। पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं जी, एग्जैक्ट फार्मूला है क्या भाई। h से h बाई थ्री तक आपको खाली करना पड़ सकता है, तो मैं फार्मूला बना देता हूं। टैंक को h1 से h2 तक खाली होने में समय T1 लगता है, तो आप क्या बोलोगे, T1 प्रोपोर्शनल है जी किसके, h1 से h2 तक। ये फार्मूला आपको याद रखना है जी, ये इसके प्रोपोर्शनल में है। तो h से h बाई टू, तो इसको मैं क्या बोल दूं, ये h1 है, h1 से h2 तक, इसको मैं h2 ले लेता हूं। इस समय को मैं ले रहे हैं, समय प्रोपोर्शनल है रूट अंडर h1 रूट अंडर h2, तो T1 आ जाएगा जी रूट अंडर h1 को क्या बोलते हैं h, और इसको क्या बोलते हैं h बाई टू। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे, रूट है जी, रूट h मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट टू। तो ये पहला टाइम आया जी रूट h रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है जी, h से h बाई टू आने में लगा समय, ये T1। अब है जी h बाई टू से h बाई टू से 0 तक जाने में लगा समय, जाने तक लगा समय भाई। अब इसमें कितना समय लग रहा है, h बाई टू से 0 तक जाना है आपको, तो इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं बोल दूं ये जी h1 से कहां तक जाना है, 0 तक, ये इसको मैं क्या बोल दूं h2। तो लगाएं फार्मूला, T2 h1 की जगह है और h2 की जगह है 0।
ठीक है जी। h/2 से कहां तक जाना है बताओ? 0 तक जाना है आपको। तो T2 की जगह आप खाली ये तो 0 ही हो गया, √h/2, समझ गए जी। अब मैं अनुपात ले लेता हूं दोनों का। हमें अनुपात लेना है, क्या अनुपात लेना था? T1/T2। आप इसको ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं, √h/√2। T1 की जगह मैं क्या लिखूं जी? √h/√2 - 1/√2, ये तो आया जी T1। T2 √h/√2, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। फाइनल आंसर क्या आ गया जी? √2 - 1। ठीक है, √2 - 1, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अगली बात क्या है जी? अगली बात पे आते हैं। देखो, अब कुछ और मैं अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखो, जैसे स्टेज 2 में बात करते हैं। अब देखिए, स्टेज 2 में मैं क्वेश्चन पे जाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। ये बता देता हूं, इस टाइप का करवा दिया, सेम ये नहीं करवाया। क्वेश्चन 5 नंबर क्या देखो, स्टेज 2 में, स्टेज 2 क्वेश्चन 5 क्या है? रो घनत्व की एक छोटी लकड़ी की गेंद को सिग्मा घनत्व के पानी, भाई रो घनत्व एक ये है जी, सिग्मा घनत्व का पानी, तरल का घनत्व, तरल का घनत्व क्या है? सिग्मा। ठीक है जी। उसके अंदर क्या करते हैं हम? रो घनत्व की छोटी लकड़ी है, रो घनत्व, रो किसका है? किसका घनत्व है? वस्तु का घनत्व, बॉडी का घनत्व रो। पानी में h गहराई तक डुबोया जाता है। ठीक है जी, h गहराई तक आप उसको डुबो देते हैं। पानी किस तरह से, अब उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो ऊपर आएगी जी, ऊपर आएगी किसी त्वरण से। यहां पर उसका वेग निकालना पड़ेगा आपको, यहां पर उसका वेग आ जाएगा, फिर वो आप उसको यहां छोड़ेंगे, फिर वो हवा में जाकर नीचे आएगी। यहां गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा, यहां लगेगा जी। और यहां पर त्वरण क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं जी। यहां ऊपर तो लगेगा जो उत्प्लावन बल, और नीचे क्या लगेगा बताओ? mg। वस्तु ऊपर जा रही है, उसका घनत्व काफी कम है, रो कम है जी, सिग्मा ज्यादा है इसका मतलब। तो त्वरण आएगा उत्प्लावन बल माइनस mg बटे में वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है जी। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रो जी वी। रो किसका लेना पड़ेगा? तरल का, वस्तु रो जी वी। ठीक है, वस्तु द्रव्यमान गुणा आयतन। ठीक है जी। तो v तो कॉमन लेके कैंसिल ही हो जाएगा। रो एल की जगह बोलते हैं सिग्मा, रो बी की जगह बोलते हैं रो, बटे में रो बी की जगह क्या बोलते हैं? रो बी की जगह बोलते हैं रो। समझ गए जी? सिग्मा माइनस रो बटे रो इंटू जी। ठीक है, ये त्वरण आ गया जी, ये इसका यहां पर त्वरण आ गया। ओके, तो त्वरण आ गया, तो इस त्वरण से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका वेग क्या होगा जी? वेग निकाल लेते हैं भाई। h ऊंचाई के बाद वेग क्या होगा? यहां से आपने छोड़ा है v² माइनस u² इक्वल टू 2as वाले फार्मूले से। v² u² 0, 2as की जगह मैं क्या ले लूं? h ले लेता हूं। तो वेग क्या आ गया जी? 2a की जगह क्या ले लूं? सिग्मा माइनस रो बटे रो इंटू जी h, ये आ गया जी v², और v आ गया जी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस रो बटे रो इंटू जी एच का रूट। ये वेग मिल गए यहां पर। ठीक है, अब ये वस्तु आप ये समझ लो हवा में फेंक रहे हैं जी। अब वस्तु ऊपर हवा में उछल रही है, तो हवा में कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाके आई है? ये कैसे निकालें? ये h निकालते हैं। इसका तरीका क्या होता है? h का u² बाई 2g।
u, ए बिंदु का वेग ले ना, वहां हवा का वेग, वहां वेग कितना है v स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2g कर दो, 1/2g v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, 2 सिग्मा माइनस रो बटे रो जी और h। ठीक है जी, g से g, 2 से 2, आंसर आएगा जी सिग्मा माइनस रो बटे रो इंटू एच, सिग्मा माइनस रो बटे रो इंटू एच। देख लीजिए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड आंसर। ठीक है जी, ओके। और बड़े आगे देखो, इस टाइप के काफी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूं, हाँ, जो अगली बात मैं बता रहा हूं देखना, हाँ एक बात ये जो कॉमन पॉइंट है कि अपने देखो तरल भरा हुआ है, मान लेते हैं पात्र में तरल भरा हुआ है। ठीक है जी, अब एक छेद यहां करते हैं और एक छेद यहां करते हैं, ये x यहां पर है और मैं मान लेता हूं ये कोई y यहां पर है। अगर मैं कहूंगा x और y दोनों बराबर हैं तो मैं कहूंगा कि दोनों तरल एक ही जगह जाकर गिरेंगे जी, दोनों से आने वाला तरल है वो एक ही जगह आके गिरेगा अगर x और y बराबर हो जाएं तो। ठीक है, ठीक है जी। और देखिए, और जैसे और बात बताता हूं समझना, भाई हमें कोई दो तरल मिक्स करने पड़ जाएं, दो तरल मिक्स करने पड़ जाएं तो क्या होगा देखो। हाँ, एक ये बात समझना, ये अच्छा पॉइंट है कि ये तरल भरा हुआ है मान लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको आप आगे लेके जा रहे हो किसी ए त्वरण से, तो इस पे बिंदु ले लेते हैं, जैसे बिंदु ए ले लिया, जैसे बिंदु बी ले लिया, जैसे बिंदु सी ले लिया। ठीक है, यहां पे भी कुछ बिंदु ले लेता हूं मैं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, मान लेते हैं इनकी ऊंचाई भी अलग अलग दे रखी है, इसकी ऊंचाई मैं ले लेता हूं, मान लिया h1 दे रखी है। ठीक है, अलग अलग ले लेता हूं, इसकी ऊंचाई जैसे बोलूं h1 है, इसकी जैसे मैं बोलूं h2 है, और इसकी जैसे मैं बोलूं h3 है। ठीक है, h1 h2 h3 है, तीन है जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, जैसे डी बिंदु का दाब लिखना है तो सी बिंदु का दाब प्लस में रो जी एच 1, ई बिंदु का दाब लेना है मान लिया, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस पर एक क्वेश्चन है, पहले ये पॉइंट बता रहा हूं। ई का दाब लेना है तो क्या लो, बी बिंदु का दाब प्लस में रो जी एच 2, एफ बिंदु का दाब लेना है, ए का दाब प्लस रो जी एच 3। समझ गए, जो नई बात है वो देखना, अच्छी बात बता रहा हूं। मान लेते हैं ये लंबाई x है और ये लंबाई y है, ई बिंदु का दाब आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ई बिंदु का दाब बराबर एफ बिंदु का दाब प्लस में रो ए वाई। यहां पे लेते थे हम नीचे की तरफ लगता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यहां गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं लगता है, यहां लगता है ए त्वरण, रो इसका घनत्व, ए त्वरण, वाई ये दूरी है जी ई और एफ के बीच में।
इसी तरह मैं डी बिंदु का लूं, डी बिंदु का लूं तो क्या लूंगा, ई बिंदु का प्लस में रो ए एक्स, या पैसे भी लिख सकते थे डी बिंदु का एफ बिंदु का प्लस में रो ए, डी और एफ के बीच की दूरी कितनी है, एक्स प्लस वाई। ले सकते हैं कि नहीं बताओ। इस पर आधारित सवाल था, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल क्या था देखो, ये सवाल है एक ये नली है इस तरह से, कहते हैं चित्र के अनुसार व्यवस्था में द्रव नलिका एक स्तर पर रहता है, परंतु जब इसको ये त्वरण देते हैं तो ऊंचाई h तक चला जाता है। भाई पहले क्या था, ये एक पाइप था जी, जिसमें समान स्तर तक जल भरा हुआ था, ठीक है। जिसमें समान स्तर तक जल भरा हुआ था जी, ठीक है। इसको क्षैतिज में कोई ए त्वरण देते हैं जी, इसको क्षैतिज में कोई ए त्वरण देते हैं, ठीक है। ए त्वरण दिया तो वो क्या कह रहा है जी, वो ये कह रहे हैं कि जल स्तर ये यहां से कम होने लग गया, ठीक है, कम होना ही था जी, और यहां से ऊपर उठने लग गया जल स्तर, ठीक है। यहां से जल स्तर यहां तक आ गया, एच ऊंचाई तक, समझ गए हो, ओके। एच ऊंचाई तक आ गया, ए त्वरण दिया तो एच का मान आपको बताना है जी, ये लंबाई एल दे रखी है, ठीक है। एच का मान आपको बताना है, ओके। ये दो बिंदु लेते हैं जी, मैं बोल रहा हूं ये बिंदु ए ले लिया और ये बिंदु मैंने बी ले लिया, ए और बी पर दाब तो बराबर होगा ना भाई, ठीक है। इसी तरह ये कोई बिंदु ले सकते हो आप, इस बिंदु को मैं बोलूं सी और इस बिंदु को बोल दूं मैं डी, ये कोई दूरी मैं ले लूं एक्स, तो ये भी तो एक्स है, ठीक है। अब समझना, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एच ज्ञात करना है। हवा में दाब, यहां पर पी नोड दाब होगा, वायुमंडलीय दाब, ठीक है जी। अब डी बिंदु का दाब लिखने जा रहा हूं मैं, डी बिंदु का दाब क्या होगा जी, डी बिंदु का दाब है पी नोड प्लस में रो जी, रो इसका घनत्व, रो जी, ये ऊंचाई कितनी है, एच प्लस एक्स, ठीक है जी। अब मैं डी बिंदु का दाब है एक और तरीके से भी लिखना चाहूंगा, मैं पहले सी बिंदु का लिख लेता हूं। सी बिंदु का दाब क्या होगा, पी नोड प्लस में रो जी एक्स, ठीक है, ये सी बिंदु का दाब था। अब मैं डी बिंदु पे अब जा रहा हूं जी, डी बिंदु का दाब क्या होगा, डी बिंदु का दाब होगा जी सी बिंदु का दाब, सी बिंदु का दाब प्लस में रो, अब क्षैतिज में आगे एल आएगा, एल आएगा तो त्वरण आएगा जी, जैसे यहां आया था रो ए वाई आया था। अब सी बिंदु का दाब इसमें जोड़ दो, सी बिंदु का दाब क्या है, पी नोड प्लस में रो जी एक्स प्लस में रो एल, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर करते ही आंसर आ जाएगा, करूं बराबर, करो जी। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, पी नोड प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करो, रो जी एच प्लस में रो जी एक्स, डी बिंदु का दाब पी नोड रो जी एक्स रो ए एल, ठीक है। पी नोड से पी नोड और रो जी एक्स से रो जी एक्स, रो जी एच बराबर है रो ए एल, रो से रो काट दो, एच इज इक्वल टू ए एल बाई जी, देखो आंसर ए एल बाई जी, फोर्थ आंसर, थर्ड स्टेज क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड स्टेज क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है जी, ए एल बाई जी। बढ़िया सवाल था, कोई कंफ्यूजन, कोई बात इसमें समझ ना आई जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है भाई। तो बाकी मिलते हैं जी अगली क्लास में। स्टेज 5 के जो क्वेश्चन हैं वो तो आपको उसमें मिल ही जाएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप देख लेना, या फिर किसी भी आप जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, प्रीवियस ईयर नेट पे डालना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसमें आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।